टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अब तक एक हमने देखा रेलेवेंट कैश फ्लोस, दूसरा हमने देखा जो डिस्काउंट रेट हम यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब 4 चीजें आ सकती हैं जो हमने अब तक पढ़ी हैं। मिसाल एक आ सकता है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक आ सकता है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टैक्स का एलिमेंट हमने पढ़ा था कि अगर आपके कैश फ्लोस प्री टैक्स हैं, अगर प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कैश फ्लोस में से टैक्स का एलिमेंट माइनस नहीं किया गया, टैक्स को इग्नोर किया गया है, तो वो कैश फ्लोस है प्री टैक्स। अगर कैश फ्लोस प्री टैक्स हैं तो आप उसको डिस्काउंट भी प्री टैक्स वैक पे करेंगे। लेकिन अगर जो कैश फ्लोस आप जनरेट करेंगे उस पर आप टैक्स पे करेंगे, वो आपने माइनस कर दिया है, या जो एसेट आप खरीदेंगे उस पर आपको टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगी या बैलेंसिंग अलाउंस मिलेगा या इनिशियल अलाउंस लगेगा, वो तमाम टैक्स के इम्प्लीकेशंस अगर आप अपने कैश फ्लोस में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं तो आपके कैश फ्लोस क्या है? पोस्ट टैक्स है। एक हो गया प्री टैक्स वैक, एक हो गया पोस्ट टैक्स वैक। इसको प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स कैसे किया जाता है, एक हमने इसका पढ़ा था टेक्निकल साइड। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको पोस्ट टैक्स नहीं किया जाता, जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसको पोस्ट टैक्स किया जाता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसको पोस्ट टैक्स नहीं किया जाता। क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एनपीवी दोनों हैं, तो हम यहां पे प्री टैक्स पोस्ट टैक्स को डिटेल में समझ सकते हैं। जब कैफ 8 होता था, सीएमए होता था, तो उसमें वैक का टॉपिक था ही नहीं, सिर्फ एनपीवी का टॉपिक था। तो वहां स्टूडेंट को यह समझना पॉसिबल ही नहीं था कि प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स के गेम किस तरीके से संभाले जाएंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, गलत तरीका जो कि एग्जाम में अलाउड है। आप पोस्ट प्री टैक्स वैक उठाएं, सॉरी टैक्स बिफोर टैक्स वैक उठाएं, उसको आप 1 - t कर दें, 1 - t कर दें। हालांकि उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल को भी पोस्ट टैक्स कर रहे हैं, जो कि लॉजिकली गलत है। अब कैफ 3 के अंदर ऐसा अलाउ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है, पुराने सवाल, क्योंकि हम कैफ 8 के सवाल करेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा, हम उसको चला लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था रियल वैक और नॉमिनल वैक। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक हो सकता है प्री टैक्स रियल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ना इसमें टैक्स शामिल, ना इसमें इन्फ्लेशन शामिल। दूसरा हो सकता है पोस्ट टैक्स रियल वैक, यानी टैक्स तो शामिल है लेकिन इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। तो ऐसा किया हमने, अगर हमने अपने कैश फ्लोज को करंट प्राइस टर्म्स में ही रहने दिया, उनको इन्फ्लेट नहीं किया, मनी टर्म्स में नहीं लेके गए, नॉमिनल टर्म्स में नहीं लेके गए, तो डिस्काउंट रेट तो वैक रहना चाहिए, रियल रहना चाहिए। लेकिन अगर हमने टैक्स की इंप्लीकेशंस तमाम पूरी की हैं तो ये हो जाएगा पोस्ट टैक्स रियल वैक। उसके अलावा हो सकता है बिफोर टैक्स नॉमिनल वैक। अब इसमें टैक्स इग्नोर्ड है लेकिन इन्फ्लेशन शामिल है। तो अगर आपके कैश फ्लोस इन्फ्लेटेड है, नॉमिनल है, मनी है, तो आप ये वाला यूज करोगे, अगर टैक्स इग्नोर्ड है तो। और एक हो सकता है पोस्ट टैक्स नॉमिनल वैक। जब एक फुल फ्लेज सवाल आएगा ना, तो उसके अंदर वो टैक्स की इंप्लीकेशंस भी टेस्ट करेगा और इन्फ्लेशन की इंप्लीकेशंस भी टेस्ट करेगा। तो इट इज हाईली लाइकली कि हम एग्जाम में कौन सा वाला यूज करने जा रहे हैं, पोस्ट टैक्स नॉमिनल वैक। अब आपको चीजें पता है कि प्री टैक्स कब यूज करना है और रियल या नॉमिनल कब यूज करना है। सवाल के अंदर आपको 2 वैक्स भी दे सकता है, 4 वैक्स भी दे सकता है। अब आपका यह फैसला लॉजिकल होना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम इसमें से कौन सा चूज करेंगे। अगर वो आपको सिंपली लिखता है कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिंपली, ना प्री टैक्स लिखा ना रियल नॉमिनल लिखा, कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%, तो वो कौन सा होगा? दिस वन इज बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मकसद जब कुछ ना बोले तो ये बोलेगा,
जब कुछ नहीं बोला गया तो एक वर्ड हम यूज करते हैं प्रिजम्पशन, अपनी तरफ से प्री अज्यूम्ड है। जो हमारी अजम्पशन होगी, जब वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम समझेंगे कि ये आफ्टर टैक्स नॉमिनल बैक है। लेकिन अगर वो रियल लिखेगा तो रियल माना जाएगा, प्री टैक्स लिखेगा तो माना जाएगा। अगर उसने टैक्स के हवाले से प्री पोस्ट लिखा ही नहीं तो वो पोस्ट है। अगर वो इन्फ्लेशन के हवाले से रियल नॉमिनल लिखा ही नहीं तो वो नॉमिनल है। कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करने का तरीका हम पढ़ चुके, और डिस्काउंट रेट को भी फिशर इफेक्ट के साथ 1+R मल्टीप्लाई बाय 1+H करके हम कर लिए। पर हमने टैक्स के पार्ट पढ़े थे। अब इसका लास्ट एरिया हम छूते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज इन्वेस्टमेंट इन working capital. What is working capital? Current assets minus current liabilities. We also refer working capital as नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स, करंट एसेट में आता क्या क्या है? इन्वेंट्री, खा वो रॉ हो, WIP हो या फिनिश्ड फॉर्म हो, वो पैसे जो हम वर्किंग कैपिटल में लगाते हैं, जो हम इन्वेंट्री में लगाते हैं, बज़ाहिर वो हमें कुछ भी नहीं कमा के देते हैं। मजबूरी होती है कि कहीं स्टॉक आउट ना हो जाए, उस मजबूरी के वजह से हम इन्वेंट्री रख लेते हैं, रॉ मटेरियल रख लेते हैं। अदरवाइज अगर हम जस्ट इन टाइम चला लेना कि जब जरूरत पड़े तब मंगवा लिया, जब जरूरत पड़े तब बना लिया, तो इससे बेहतर मुमकिन नहीं। लेकिन जब बिजनेस में लीड टाइम का भरोसा कोई नहीं होता, जब कंजम्पशन का भरोसा कोई नहीं होता, तो हम सेफ्टी रखते हैं। हम स्टॉक 30 डेज का, 40 डेज का, 45 डेज का मेंटेन करते हैं। ये पैसे किसके हैं? मैनेजर अपने घर से 1 टका नहीं लेके आएगा। ये है उन्हीं इन्वेस्टर्स का पैसा, ये है उन्हीं शेयर होल्डर्स का पैसा, उन्हीं बॉन्ड होल्डर्स का पैसा, जो कि उन्होंने आपको दिया था कि बेटा लो और बहुत कमाओ, और आपने लगा दिया इन्वेंट्री में। रिटर्न तो मैं मांगूंगा भाई। दूसरा, ट्रेड रिसीवेबल्स, चीज बेची लेकिन उधार पे। अगर आपका क्रेडिट पीरियड 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज, 60 डेज का है, तो आपकी 60 दिन की सेल के बराबर पैसा कस्टमर्स के पास रहेगा। वो कस्टमर आपको चाहे 45 दिन में पैसा दे, 60 दिन में पैसा दे या 90 दिन में पैसा दे, देगा वही पैसे जितने का इनवॉइस था। वो आपको कोई मार्कअप नहीं देता, आप उस पर कोई कैलकुलेटर नहीं चलाते। लिहाजा हम जब रिसीवेबल्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वी आर लूजिंग इट। मजबूरी है, नहीं देंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्री में बाकी लोग दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, मैं नहीं दूंगा तो कॉम्पिटिटर से ले लेगा। मजबूरी है, लेकिन अकलमंदाना फैसला नहीं है। तीसरा, करंट अकाउंट, बैंक। तो मैं कुछ ओवरहेड्स को मीट करने के लिए, कुछ अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए करंट बैंक अकाउंट में पैसे रखवा देता हूं। दैट अर्न्स नथिंग एट ऑल। मुझे कमा के 1 टका नहीं देंगे, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए, अपने खर्चों को, डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए मेरी मजबूरी है कि मुझे करंट अकाउंट में पैसा रखना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया करंट एसेट्स। उसमें से कुछ टेका, कुछ सपोर्ट हमें ट्रेड पेएबल से मिल जाती है, लेकिन सप्लायर आपको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की उधार करेगा ना, लेबर की उधार तो वो नहीं करेगा, ओवरहेड्स की उधार तो वो नहीं करेगा। कस्टमर को जो आप क्रेडिट पे दे रहे हैं अपना मार्कअप लगा के, सप्लायर आपको ज्यादा से ज्यादा अपने रॉ मटेरियल पे क्रेडिट दे सकता है। अल्टीमेटली ये तो तय है कि करंट एसेट्स की वर्थ ज्यादा होती है करंट लायबिलिटी से, जब तक आप ओवरड्राफ्ट ना ले लें। लेकिन ओवरड्राफ्ट वर्किंग कैपिटल को देख के ही फैसला लिया जाता है। अच्छा, अब होगा क्या? अक्सर सवालों में ऐसा लिखा जाएगा, या एक प्रैक्टिकल बात, एक सुपर स्टोर खोलना चाह रहे हैं हम, मार्ट खोलना चाह रहे हैं हम। मैं एक दुकान या 4-5 दुकानें एक साथ खरीद लेता हूं, या एक बड़ा स्टोर खरीद लेता हूं,
उसमें मैंने शेल्फ्स भी लगवा लिए, एसीज भी, चिलर प्लांट्स भी लगवा लिए, कंप्यूटर्स भी रखवा दिए, ट्रॉलीज भी खरीद ली, जो जो नॉन करंट एसेट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने खरीद लिए। और मैंने पहले ही बजट किया हुआ था कि ये तमाम तर खर्चा मिला के 4.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने 4.5 करोड़ रुपए का फाइनेंस लिया और बिस्मिल्लाह करके मैंने मार्ट बना दिया। मार्ट तो बन गया, लेकिन फीता कैसे काटूं, इनॉग्रेशन कैसे करूं, रॉ मटेरियल तो है नहीं, फिनिश गुड्स तो है नहीं, बेचोगे क्या? अब मुझे इन्वेंट्री चाहिए। तो आप जब भी कोई प्लांट लगाते हैं, जब भी कोई मशीन खरीदते हैं, तो आपके नॉन करंट एसेट के साथ साथ वर्किंग कैपिटल में भी पैसे फंसते हैं। सही है? ये पैसा भी जिन लोगों से लोगे, वो ये नहीं देखेंगे कि लगाया कहां, वो देखेंगे मुझसे लिया, तो मुझसे लिया तो बेटा रिटर्न तो देना पड़ेगा। तो मैं जब प्रोजेक्ट को एक प्लांट खरीद के दूंगा 4.5 करोड़ रुपए का, और उसके साथ 50 लाख रुपए मुझे इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और बैंक अकाउंट में भी फंसाने पड़ेंगे, तो मैं प्रोजेक्ट से पूरे 5 करोड़ रुपए के ऊपर रिटर्न मांगूंगा। प्रोजेक्ट के साथ मैं भी ये लिहाज नहीं करूंगा कि जो 4.5 करोड़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उस पर तो मुझे रिटर्न देना, लेकिन जो 50 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में उसमें मुझे रिटर्न ना देना। क्यों भाई? पैसे तो पूरे 5 करोड़ लगा रहा हूं ना। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। नॉर्मली क्या होगा, दिस इज एन आउटफ्लो एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके साथ साथ ये 50 लाख रुपए का भी आउटफ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ईयर 0 में आउटफ्लो दिखाएंगे। फिर क्या कहता है आपको सवाल के अंदर, कुछ सवालों के अंदर, तमाम की बात नहीं कह रहा, मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है दैट कंपनी मेंटेन्स वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 10% ऑफ फोर्थकमिंग ईयर सेल। आइंदा आने वाले साल की सेल का 10% वर्किंग कैपिटल में रखा जाता है, और मेरी पहले साल की सेल 50 लाख है या 5 करोड़ है, 5 करोड़ का 10% 50 लाख मैंने फंसा दिए। लेकिन ईयर 2 की सेल 6 करोड़ है, 6 करोड़ का 10% 60 लाख, तो ईयर 1 में आउटफ्लो कितना होगा? 10 लाख। करेक्ट, इट इज वर्किंग कैपिटल, इट इज नॉट एन एक्सपेंस जो मैंने किया और गायब हो गया। मेरे पास इन्वेंट्री मेंटेन है, मेरे पास रिसीवेबल मेंटेन है, मेरे पास बैंक अकाउंट मेंटेन है, तो 50 लाख रुपए तो मेरे वर्किंग कैपिटल में है। जो पहले लगाए थे वो कहीं उड़ नहीं जाएंगे, वो कहीं इवेपोरेट नहीं हो जाएंगे, पड़े हैं। अब जब आपकी रिक्वायरमेंट 60 लाख की है, तो ईयर 1 में जो आउटफ्लो होगा वो 10 लाख का होगा। फिर कहता है कि हमारी तीसरे साल की सेल 7.5 करोड़ है, 7.5 करोड़ का 10% 75 लाख, तो ईयर 2 में आउटफ्लो कितना होगा? बाकी 15 लाख, क्योंकि 60 तो पड़े हैं। तो ये बात होगी, आउटले होगा एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली ये आउटफ्लोज होंगे, मोस्ट लाइकली ये आउटफ्लोज होंगे, लेकिन इनफ्लोज भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, ठीक है, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। लाइफ साइकिल ये कहती है कि प्रोजेक्ट जब या प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है ना, तो उसकी सेल्स कम होती है, क्योंकि लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट है। जब तक फेमिलियरिटी हो, लोग चेक करके देखें, समझ में आए, कामयाब होता जाएगा। तो पहला उसका होता है लॉन्चिंग फेज, उसके बाद वो दाखिल होता है ग्रोथ फेज में, जिसपे उसकी सेल बढ़ती जाती है।
फिर वो दाखिल होता है मेच्योरिटी या पीक पे, जो एक बिल्कुल हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ लाइफ, जवानी का मजा लेता है, उस पे उसकी सेल ज्यादा से ज्यादा होती है। लेकिन हद कमालियत, आगाज ज़वालियत, जब वो कमाल की हद को छूता है तो वहां से उसका जवाल शुरू होता है और प्रोजेक्ट आता है वापस डिक्लाइनिंग स्टेज पे। अब उसकी सेल गिरना शुरू हो जाती है। पॉसिबल 5 करोड़ की सेल है, 6 करोड़ की सेल है, 7.5 करोड़ की सेल है, ये होगी जवानी भरपूर, ठीक है। अब बुढ़ापा, अब उतर रहे हैं वापस। लेट्स अज्यूम कहता है कि चौथे साल में उसकी सेल 30 लाख पे आ जाएगी, 3 करोड़ रुपए पे आ जाएगी। तो 3 करोड़ का 10% तो 30 लाख है। मेरे तो पहले ही 7.5 लाख रुपए फंसे हुए, 75 लाख रुपए फंसे हुए। तो 75 लाख में से अब मैं आऊंगा रिवर्स, तो मैं इन्वेंट्री से पैसे रियलाइज करूंगा, रिसीवेबल से पैसे रियलाइज करके अब उधार नहीं दूंगा, इन्वेंट्री बेच के अब दोबारा नहीं लूंगा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ 30 लाख मेंटेन करना है। तो वैसे तो आउटफ्लो होगा, लेकिन अगर लाइफ साइकिल में प्रोजेक्ट ढलता है तो ये इनफ्लो शुरू हो जाएगा। ओके, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? जब प्रोजेक्ट वाइंड अप होता है, जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाती है, तो अब हमें मजीद इन्वेंट्री खरीदने की ज़रूरत नहीं, मजीद उधार करने की ज़रूरत नहीं, मजीद करंट अकाउंट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं। तो आखिरी साल में जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, तो जितना भी पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा। अगर सवाल में ये लिख देता है कि 70% ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन ओनली बी रिकवर्ड, ओके, तो अगर मेरे 30 लाख फंसे थे, मैं उसको 70 लाख वापस करूंगा, बाकी मानूंगा कि नहीं रिकवर हो पाया, बेड डेट हो गए, इन्वेंट्री नहीं बेच सका, फिर। लेकिन अगर कुछ नहीं कहता तो जितना भी मेरा वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ था वो सारा का सारा वर्किंग कैपिटल आखिर में वापस आ जाएगा। सवाल में प्रोजेक्ट की इख्तिताम की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला ये लिख सकता है कि प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है या 5 साल है और 5 साल के बाद वाइंड अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, इख्तिताम नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, वाइंड अप। जब प्रोजेक्ट पैकअप हो रहा है तो जो इन्वेंट्री, जो रिसीवेबल, जो करंट अकाउंट है वो सारा का सारा इनफ्लो हो जाएगा। दूसरा आपको ये कहेगा कि 5 साल के बाद एक एडवांस्ड मशीन आ जाएगी और हम इस प्रोडक्ट को, लेट्स से प्रोडक्ट एक्स जो कि हम इस मशीन के थ्रू बना रहे हैं, वो 5 साल के बाद भी बिकना और बनना जारी रहेगा, लेकिन ये मशीन खत्म हो जाएगी, इसकी जगह पे एक एडवांस मशीन आ जाएगी और ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट इज रिप्लेस्ड। एक होता है प्रोजेक्ट इज वाइंड अप, अगर कुछ नहीं कहेगा तो वाइंड अप करेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट रिप्लेस हो जाता है तो प्रोडक्ट एक्स में जो मटेरियल था, जो रिसीवेबल था, वो वापस नहीं आएगा, वो नई मशीन आएगी और फिर उसको आगे घसीट के ले जाएगी। मेरी इन्वेंट्री और फंसती, लेकिन वो अब आगे के अप्रेजल की बात है कि मुझे वो नई मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है कि कंपनी इसको रिप्लेस ही करेगी तो फिर वर्किंग कैपिटल रिकवर नहीं होगा, फिर वो चलता जाएगा। मुझे तो अप्रेजल के लिए 4-5 साल की ब्रेक मारनी है ना, मैं तो 100 साल भी नहीं जा सकता। क्लियर होगी बात? कैफ 8 के सवालों में मोस्टली वो बीच वाले स्टेप को एग्जामिन ही नहीं करता था, वो सिर्फ ये कहता दैट द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स वर्किंग कैपिटल ऑफ 50 मिलियन लेट्स से या 5 मिलियन लेट्स से, तो वो ईयर 0 में आउटफ्लो होता और ईयर 5 में या 4 में जो भी आखिरी साल होता उसमें पूरा का पूरा इनफ्लो आ जाता। बीच में उसमें ये उतार चढ़ाव देता नहीं था। वो कहता था कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हमें 50 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल रखना है। अगर वो कहता कि पहले स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में 50 चाहिए, सेकंड ईयर के स्टार्ट में 60 लाख चाहिए, थर्ड ईयर के स्टार्ट में 75 लाख चाहिए, चौथे ईयर के एंड में 30 लाख चाहिए,
तो मैं डिफरेंस इनफ्लो आउटफ्लो करता रहता। लेकिन हमारे अक्सर सवालों में ऐसा उसने किया था कि वो कहता कि मिसाल 5 मिलियन चाहिए बस, और आखिर में वो ऑटोमेटिकली वापस हो जाता। वैसे आपस की बात है, मैं 50 लाख ही आउटफ्लो करूं ईयर 0 में और 50 लाख ही इनफ्लो करूं ईयर 4 में, अगर मैं इसको इग्नोर ही कर दूं तो एनपीवी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 5 मिलियन का ही आउटफ्लो, 5 मिलियन का ही इनफ्लो, मैं लिखूं ही ना, फर्क पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। क्योंकि मैं जो 50 लाख दे रहा हूं वो आज है, और वो जो मुझे 50 लाख दे रहा है वो मट्टी करके दे रहा है। चौथे साल के आखिर में कोई 50 लाख होंगे? नहीं। आई विल हैव टू कंसिडर। कभी कभी बच्चा ये कंफ्यूजन में फंस जाता है कि 50 लाख माइनस 50 लाख प्लस तो छोड़ दे। अगर ईयर 0 पे होता है इनफ्लो आउटफ्लो तो बात ठीक थी, लेकिन अगर 0 पे आउटफ्लो ईयर 4 पे इनफ्लो है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 50-50 नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये तमाम चीजें उसमें सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। SC कंपनी इज इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट P which has a short product life cycle due to rapidly changing technology. The machine is expected to cost $1 million. Production and sales of product P are forecast to be as follows. Sales यानी यूनिट्स पर ईयर, पहले साल में विल बी एबल टू सेल 35,000 यूनिट्स, 53,000, 75,000 एंड 36,000। तो यू कैन सी पहले 35 से 53 पर 75 और फिर डिक्लाइन की तरफ आते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी, आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में, इन करंट प्राइस टर्म्स लिख दिया, विल बी $20। तो इसको इन्फ्लेट कौन से साल से शुरू करेंगे? पहले से ही। पहले साल का जो कैश फ्लो आएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो वो इन्फ्लेशन के साथ आएगा अगर आप नॉमिनल टर्म्स पे करो तो। वाइल द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इन करंट प्राइस टर्म्स विल बी $12 per unit. Selling price inflation is expected to be 4% per year and variable cost inflation is expected to be 5% per year. My question, क्या हम कैश फ्लोज को रियल रहने दें और रियल वैक पे ही डिस्काउंट कर लें, ऐसा मुमकिन है? क्यों? करेक्ट, दो इन्फ्लेशन रेट्स आ गए ना। सेल प्राइस जो इन्फ्लेट हो रही है वो 5% से हो रही है, 4% से हो रही है, और वेरिएबल कॉस्ट 5% से। मैंने कहा था किसी सवाल में अगर 1 से 2 भी हो गया ना, खत्म। अब नॉमिनल वाला ऑप्शन है, रियल वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। नो इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड सिंस SC कंपनी हैज स्पेयर कैपेसिटी इन बोथ टर्म्स ऑफ स्पेस एंड लेबर। तो फिक्स्ड कॉस्ट में इजाफा नहीं है, और क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में इजाफा नहीं है तो वो इररिलेवेंट होगी। अगर इस मशीन की वजह से कोई इजाफी फिक्स्ड कॉस्ट आती तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट होती। कहता लेबर भी हमारे पास सरप्लस में है, स्पेयर में है, और मशीन भी, स्पेस भी। प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट P will call for increased investment in working capital. Analysis of historical levels of working capital within SC company indicates that the start of each year, investment in working capital for product P will need to be 7% of sales revenue for that year. उस साल का जितना भी सेल होगा, मिसाल पहले साल की जितनी भी सेल होगी उसका 7% मुझे पहले साल के शुरू में चाहिए होगा। दूसरे साल की जितनी भी सेल होगी उसका 7% मुझे दूसरे साल की शुरुआत में चाहिए होगा, और दूसरे साल की शुरुआत मतलब पहले साल का आखिर। SC company pays tax of 30% per year in the year in which taxable profits occur. कौन से साल में पे किया जाता है? सेम ईयर। टैक्स के हवाले से दो बातें हो सकती हैं, सेम और एरियर। इसने कहा है कि 30% का टैक्स पे किया जाता है इन द ईयर इन विच द टैक्सेबल प्रॉफिट्स अकर। लायबिलिटी टू टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय कैपिटल अलाउंसेस ऑन मशीनरी। कैपिटल अलाउंसेस का मकसद टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन which SC company can claim on a straight line basis over the 4-year life of proposed investment. The new machine is expected to have no scrap value at the end of 4-year period. SC company uses a nominal or money terms
आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12% फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर्पसेस। तो 12% आफ्टर टैक्स है, पोस्ट टैक्स है और नॉमिनल है। अगर ये नहीं भी लिखता था तो हम समझते कि ये आफ्टर टैक्स और नॉमिनल ही है। कैलकुलेट एनपीवी, सही है। ओके, पहले वर्किंग्स करके देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं सेल्स रेवेन्यू की। अगर हम यही लिखना शुरू कर दें, ये 0, लाइफ कितनी बताइए? ओके, टैक्स सेम ईयर में है या एरियर में है? सेम ईयर में। अगर एरियर होता तो आपको एक साल प्लस करके रखना था। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.04, 4%, सही है। सो 35,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $20 की सेलिंग प्राइस इन करंट टर्म्स मल्टीप्लाई बाय 1.04। अगर ये करंट टर्म्स ना लिखता था तो पहले साल को हम 1.04 ना करते, हाँ, वो एट ईयर एंड माना जाता। करेक्ट। कितना आ गया? तो पहले साल की हमारी सेल है 7,28,000। ओके, अगला साल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 53,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.04 पावर 2, 11 लाख। तीसरा, थर्ड ईयर में नंबर ऑफ यूनिट्स आर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.04 पावर 3, 16,87,096। ओके, देखो इतनी मैथ्स आप भी समझते हो। अगर मैं 20 मल्टीप्लाई बाय 1.04 करता हूं तो गालिब बन जाएगा 20.8। अगर मैं 20.8 को बेस बनाता हूं तो मैं सिर्फ 1.04 करूंगा, अब पावर 2 नहीं लगाऊंगा, सही है, क्योंकि एक उसमें ऑलरेडी कंपाउंड है। या अगर मैं बेस 20 को ही रहने देता हूं तो मैं 1.04 पावर n करता रहूंगा। तो ये दोनों अप्रोचेस आपको इल्म में होनी चाहिए। चौथा साल 36,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.04 पावर 4, जी 42,298। हमारी प्रैक्टिस अच्छे से समझ लेना, कभी भी इसको घुमाना मत। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कभी भी पहले नहीं रखेंगे, स्क्रैप वैल्यू हम कभी भी पहले नहीं रखेंगे, वर्किंग कैपिटल हम कभी भी पहले नहीं रखेंगे, या कोई भी ऐसा कैश फ्लो जो टैक्स एग्जेम्प्ट है वो पहले नहीं रखा जाएगा। पहले आप सिर्फ टैक्स वाली चीजें रखो ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं वर्किंग कैपिटल को अभी नहीं रख रहा हूं। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिर पहला साल 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 41। फिर 53,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $12 मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर 2 स्क्वायर देंगे, 179 90 190, ठीक है। तीसरा साल 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर 3, 1
लास्ट ईयर 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर 4, 5,25,000। अच्छा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्या कोई मजीद ऐसा कैश फ्लो इसके अंदर मौजूद है जिस पे टैक्स अलाउंस हो या टैक्स चार्ज हो? फेयर। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, आजम आपका क्लास के बिगनिंग में सवाल ये था कि मैंने टैक्स कैलकुलेट करने के 2 तरीके बताए थे। ठीक है, हम दोनों तरीकों को एक नज़र देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहां पे करता हूं टोटल, तो इसमें मैंने कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं रखा, तो इसको हम कहेंगे टैक्सेबल कैश फ्लोस। अच्छा, इस सवाल में हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली अप्रोच पे डायरेक्टली नहीं चल सकते थे कि मैं अगर 20 से 12 माइनस करता और 8 से मल्टीप्लाई करता, अगर इन्फ्लेशन रेट दोनों पे कॉमन होता तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन करके काम चला सकते थे। खैर, बताते जाएं अलग अलग। 2,87,000, 48, 45,000, सही है। 6,00,000, 3,4, ओके। अब मैंने आपको एक अप्रोच ये कही थी कि हम इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लें। $287,000 का टैक्स रेट कितना है? 30%। 287 पे 30% क्या बनेगा? 86,100। पे कौन से साल में होगा? उसी साल में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 35,000, 33,000, 42, ओके, 630, 0, 160। ये ऑप्शन नंबर 1 है। इसके साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि कैपिटल अलाउंसेस या टैक्स डेप्रिसिएशन भी तो है ना। अच्छा, इस सवाल में हमें आसानी ये है कि स्ट्रेट लाइन पे है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन, जो कि चारों सालों की बराबर रहेगी। दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है? मिलियन। स्क्रैप वैल्यू इसने कहा था कोई नहीं है, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 years। तो हर साल इट इज स्ट्रेट लाइन है, तो आखिर में स्क्रैप वैल्यू यानी जो नेट बुक वैल्यू है कुछ भी नहीं बचेगी, कैरिंग अमाउंट कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बचता भी तो उतने में ही स्क्रैप हो जाता। आखिरी साल में ना बैलेंसिंग अलाउंस होता ना बैलेंसिंग चार्ज होता। बाकी अगर आरबीएम हो तो उसमें फॉर श्योर आखिर में नेट बुक वैल्यू बच ही जाएगी, जीरो तो हो नहीं सकता। और जो स्क्रैप वैल्यू होती अगर जीरो भी होती, ठीक है, फिर भी हमें बैलेंसिंग चार्ज देना पड़ता। अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो हम कंपेयर करते,
सही है, गेन है या लॉस है, इनफैक्ट सॉरी उसमें बैलेंसिंग अलाउंस ही मिलता क्योंकि लॉस ही होता, जीरो में बेचते। अच्छा, अब पहला तरीका जो हम चला रहे हैं, 2.5 लाख मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट 2.5 लाख से नीचे आएगा और 2.5 लाख का 30% मुझे मिल जाएगा रिलीफ। समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स ही ना हो, टैक्स लॉसेस में हूं, तो मैं इस 2.5 लाख का क्या फायदा ले सकता हूं? कोई भी नहीं, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। सही है, टैक्सेशन अथॉरिटी मुझे पैसे वापस नहीं देगी। तो अगर मिसाल के तौर पे सवाल की कॉम्प्लिकेशन है, वो कहता है कि पहले 2 सालों में कंपनी के पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे ही नहीं, लेकिन तीसरे साल में कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा कि वो तमाम कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस को रिडीम या यूटिलाइज कर सकती है। तो इस ये 75,000 में ईयर 1 में बेनिफिट नहीं ले सकता, ईयर 2 में बेनिफिट नहीं ले सकता, लेकिन पूरे के पूरे 2.25 लाख, शायद 75 जितना भी अमाउंट बनेगा, 225 शायद, वो पूरा का पूरा अलाउंस में ईयर 3 में ले जाऊंगा। लॉजिक चलती रहे भाई। तो अगर सवाल ने घुमा दिया कि मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, तो मैं इसको यूज करूं, मैं यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर सवाल नहीं भी लिखता तो हम समझ लेंगे कि कंपनी विल बी हैविंग सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू यूटिलाइज दीज अलाउंसेस। तो मेरी इस अप्रोच के हिसाब से मैंने क्या किया, इसमें मैं फिर प्लस करता हूं, टैक्स रिलीफ ऑन टैक्स डेप्रिसिएशन या फिर अलाउंसेस। इस केस में क्योंकि स्ट्रेट है 75,000, ये हमारा तरीका नंबर 1। अब हम आते हैं तरीके नंबर 2 पे। मैं सैंपल के बेसिस पे कोई भी एक साल आपको करके दिखाता हूं, चारों साल हम रिपीट नहीं करेंगे, मैथ समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हम तीसरा साल ले लेते हैं। तीसरे साल में मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है, टैक्स कैश फ्लो कितना है? ठीक है, तीसरे साल टैक्सेबल कैश फ्लो। मेरा दूसरा तरीका कहता है कि आप टैक्स डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करते हैं। यहां पे आपके रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े हिलने चाहिए कि क्या कर रहे हैं सर, कांपने चाहिए, क्या कर रहे हैं? रेलेवेंट कैश फ्लोज है, इसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, ये तो नॉन कैश हो जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं भाई अल्लाह साबरिन, सबर करो, अल्लाह आपके साथ है, कुछ मसला नहीं है। हमने इसमें से माइनस कर लिया 2.5 लाख, तो जब मैं टैक्सेबल कैश फ्लो से 2.5 लाख माइनस करता हूं टैक्स डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाता है मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट 3,95,434। Now this is not relevant cash flow, this is taxable profit। इस पे लगाओ 30%, ठीक है। अब मैं वापस अपने 2.5 लाख रुपए जो नॉन कैश आइटम था एड बैक कर देता हूं। $3 लाख 630 तो नहीं बचने चाहिए, 434 बचने चाहिए ना। दिस माइनस दिस प्लस दिस, $26,000 434 840। अच्छा हाँ सॉरी 30 अगड़ गया, ठीक है। इसको टोटल करो,
बात एक ही चल रही है। ये 2.5 लाख वक्ती तौर पे रखे, फिर वापस डाल दिए, तो 2.5 लाख का 30% इसमें शामिल हो गया। अगर आप इन दोनों को, ये देखो, इन दोनों को प्लस माइनस करो, 193,630 माइनस 75,000, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेस सेम है। एग्जामिनर यूजुअली ये अप्रोच फॉलो करता है। मैं जाती तौर पे इसको डिस्करेज इस वजह से करता हूं कि ये 2.5 लाख 4 बार लिखना, फिर इन 2.5 लाख को 4 बार एड बैक करना विल कंज्यूम माई टाइम। लेकिन नो इश्यूज, हमें अप्रोचेस आनी सारी चाहिए। तो आपको अल्टीमेटली व्हेन यू विल प्रैक्टिस, तो आप खुद फैसला करोगे। मे बी आप ये कहें कि स्ट्रेट लाइन में ये पंचायत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आरबीएम में ऐसा किया जाए मुनासिब है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब आप इस बात को भी समझते हैं कि अगर इस मशीन में कुछ अरसे के बाद हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, भाई 1 मिलियन की है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीसरे साल में हम उस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, वो उसमें प्लस होकर उस पर भी अलाउंस मिलने शुरू हो जाएंगे। अब IAS 16 भी मिसाल आपने पढ़ा है कि सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कोई पार्ट रिप्लेस किया या मेजर ओवरऑल कॉस्ट की, तो वो उसमें प्लस होगी और रिवाइज्ड टैक्स कैलकुलेट होगा। तो टैक्स बिल्कुल ऐसे फ्लो में चले ऐसा जरूरी नहीं है, अलाउंसेस ऐसे फ्लो में चले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ड्यूरिंग द लाइफ हम एसेट पे कोई भी खर्चा करते हैं तो उससे हमारी टैक्स की कैलकुलेशंस चेंज हो सकती हैं। ये समझ में आ गया? दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या क्या कैश फ्लोज हैं। इन्फ्लेशन हम डाल चुके हैं, टैक्स हम निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। सवाल ने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 10% ऑफ रेवेन्यू, 7% ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, आपका पहले साल का रेवेन्यू कितना है? 7,28,000 का 7% कितना बनेगा? 50,260। ये कब आउटफ्लो होगा? ईयर 0 में, एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 50,960। अब ये कोई एवेपरेट नहीं हो जाएगा, और दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, तो मुझे इस पे टैक्स में रिलीफ भी नहीं मिलेगा। भाई इन्वेंट्री खरीदने पे तो नहीं मिलेगा ना, रिसीवेबल्स मेंटेन करने पे तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन अगर ये खर्चा होता तो डिडक्ट होता और मुझे रिलीफ भी मिलता। दुरुस्त? अच्छा, दूसरे साल की सेल है 11,44,496, इसका 7%, लेकिन मेरे पास 50,960 का वर्किंग कैपिटल तो पहले से ही है, माइनस कर दो। मुतफिक? सो इट्स 29294। वापस बोलो, 29295। ओके, फिर आते हैं तीसरे साल की सेल 1,687,296 का 7%, करेक्ट। उसमें से ये दोनों माइनस करें, जो कि 80,000 समथिंग आपका पहले जवाब आ रहा था। $37,008
70। ओके। फिर चौथे साल की सेल, अब यू कैन सी लाइफ साइकिल की वजह से ये सेल कम हो रही है, तो अब हमारा वर्किंग कैपिटल 1 लाख से कम हो जाएगा। कितना आ रहा है? 58,960, जबकि पहले ही हमारे 1 लाख समथिंग फंसा हुआ है। तो ये तीनों को मिला के उसमें से माइनस कर दें। सही, अब ये प्लस में आएगा 50। ऐसा भी हो सकता था कि आप ब्रैकेट में 8,42,297 का 7% माइनस इसका 7% करते, या दोनों का डिफरेंस निकालते, उसका 7% निकाल लेते। मैथ्स है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नए नए तरीके मिलेंगे, और जितना आप इस पे वर्किंग करो, किसी एक मेथड पे रुक नहीं जाना कि क्लास में हमने ऐसा किया है तो ऐसा ही करना है। मैथ्स है, मे बी आप मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो जो मेरी जिंदगी आसान कर दिया, तो बहुत आसानी से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट ईयर में क्या होगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है वाइंड अप, लाइफ साइकिल बताई ना उसने प्रोडक्ट की। लाइफ साइकिल मतलब एक लाइफ के बाद प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, तो जितना भी मेरा वर्किंग कैपिटल बाकी फंसा हुआ है, जो कि 8,42,298 का 7% था, सही है, इसका 7% कितना है? 58,960। ये मेरा वापस आ गया। तो अगर हम माइनस 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 प्लस प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। वर्किंग कैपिटल में शुरू में पैसे जाते हैं और आखिर में पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन इसको रखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जा कभी और रहे हैं, आ कभी और रहे हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन मशीन, मशीन हमें ईयर 0 में पड़ रही है 1 मिलियन की। फिर इस पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ओवरहॉल नहीं है। अगर होता तो हम उसको भी आउटफ्लो करते, और अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो हम उसको आखिरी साल में प्लस कर देते। अच्छा, अब ये आगे हमारे पोस्ट टैक्स यानी आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लोज, लेकिन ये इन्फ्लेटेड है और फ्यूचर वैल्यू है, यानी अब हमने इनमें से इन्फ्लेशन भी खींच बाहर करनी है और इंटरेस्ट भी खींच बाहर करना है। हाँ जी, इंग्लिश में बताते जाओ, इजी होता है लिखना। कोई अलग करे, कोई अलग करे। पहला कर रहे हो? $3,40,000 ओके। लेकिन ये फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। अब इसमें से हमने इन्फ्लेशन भी बाहर करनी है और इंटरेस्ट भी बाहर करना है, तो हम उसको लगाएंगे डिस्काउंट फैक्टर्स
वैक कितना बताया है कंपनीज? 12%। डिस्काउंट रेट निकालने के तरीका मैंने आपको बताया था, एक बार वापस रिपीट करते हैं। आप अपने कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे 1 और इक्वल दबा देंगे, डिवाइड 1.12 यानी 1 + i, इक्वल करते जाएंगे। अगले साल का डिस्काउंट फैक्टर आता जाएगा, आप लिखते जाएंगे, बताते जाए। पॉइंट पहले साल का ऑल गुड। इस हवाले से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 4 डिजिट्स लें या 3 डिजिट्स लें, मर्जी है, क्योंकि इसमें हम गलत नहीं है। ओके, पहले कौन सा बता रहे हो? फाइव बताओ। 2,20,000 18 ओके। अब ये सब क्योंकि इन्फ्लेशन भी निकल गई इसमें से और अपना बाकी रियल वैक भी निकल गया, अब हम इन सबको प्लस माइनस कर सकते हैं। अब सब बाई बाई है। अब ये फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस भी खत्म हो गया, तो हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। 10,59,960। हाँ सॉरी, $90,000 क्या अलग आ रहा है, करके देखो। ओके अक्सर अपने सवालों में लिखा ये जाएगा कि कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये छोटा सा एक सिंगल लाइन डालना ज़रूरी है कि सिंस द एनपीवी इज़ पॉजिटिव देयरफॉर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। अगर नेगेटिव होती तो एग्जामिनर को अब तो अंडरस्टूड होना चाहिए था कि बच्चे को पता नहीं होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका क्या फ़र्क है। लेकिन अगर आधा या 1 मार्क भी हमें देता है ना, तो हम 49 की चोट से बच सकते हैं। हम छोड़ नहीं दे, फजूल में क्यों 1 मार्क छोड़ दें। तो हम उसमें लिख देंगे कि क्योंकि पॉजिटिव है तो हाँ, नेगेटिव है तो नहीं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं अक्सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। ठीक है, अभी हम एनपीवी की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इन तमाम सवालों की हम IRR कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम ICAP के सवालों पे आ जाएंगे। थैंक यू।
12% आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, उसका मकसद हमने क्या पढ़ा था कि एक होता है वैक जिसमें हमने टैक्स का अलाउंस नहीं लिया हुआ। इसका एक गलत तरीका पोस्ट टैक्स करने का क्या है, इसको हम करेंगे 1 माइनस टी। लेट्स से टी इज 30%, तो 70% निकालेंगे तो यह आ जाएगा पोस्ट टैक्स। ये तरीका गलत है, लेकिन उन एग्जाम्स के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है जिन सिलेबसेस में वैक का पार्ट इंक्लूडेड नहीं होता। मैंने मिसाल दी थी कि जो इससे पहले हमारा कैफ 8 था सीए में, उसके अंदर यह मसला होता था कि वैक का पार्ट नहीं था। सही है? अच्छा, क्योंकि एमएफए के अंदर हम वैक का पार्ट भी पढ़ेंगे, यानी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और एनपीवी भी पढ़ेंगे, तो प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स करने का यह जायज तरीका नहीं है। अगर एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा ये टेस्ट करके, क्योंकि मार्क्स तो उसके पास लिमिटेड है ना, वो उससे ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकता। अगर एग्जामिनर समझता है कि मैं वैक वाला पार्ट भी डालता हूं और ये वाला पार्ट भी डालता हूं, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो कि हमारा एग्जामिनर सोचेगा नहीं इतना हमारे फेवर में, लेकिन अगर सोच लिया तो हमें ये शॉर्टकट लगाने को दे सकता है। जबकि सही तरीका हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ प्रेफरेंशियल। ये सही तरीका होता है वैक को पोस्ट टैक्स करने का, जिसमें हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर टैक्स का रिलीफ ले सकते हैं, बाकियों पे नहीं ले सकते। लेकिन मैंने बताया था क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमारे पास अभी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो मौजूद है वो कैफ 8 का ही है या बीएफडी का है। तो उसके अंदर अगर कैफ 8 के सवाल हम उठाएंगे मेनली, तो उसमें वैक का एलिमेंट था ही नहीं कभी, वो तो सीएमए का सवाल पेपर होता था। उसके अंदर वैक को ऐसा भी अगर उसने कर दिया होगा ना तो चलने देना, या फिर आपको बता देगा कि प्री टैक्स वैक इतना है, पोस्ट टैक्स वैक इतना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कैश फ्लोस में से मैंने टैक्स का इफेक्ट नहीं निकाला तो मैं प्री टैक्स डिस्काउंट रेट लूंगा, लेकिन अगर कैश फ्लोस में से टैक्स माइनस किए जा चुके हैं, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस है, तो पोस्ट टैक्स। अब कंक्लूड कर रहे हैं, प्री टैक्स कैश फ्लोस को प्री टैक्स रेट पे डिस्काउंट किया जाएगा, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस को पोस्ट टैक्स रेट पे डिस्काउंट किया जाएगा, रियल कैश फ्लोस को रियल रेट पे डिस्काउंट किया जाएगा, और नॉमिनल कैश फ्लोस को नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट